Everybody is comfortable in English? There is no rural team. I think you can continue with English or so. Okay. I'll continue, no worry. So the product of the day is Shri Shopkeeper Package Insurance Policy. Shri Shopkeeper Package Insurance Policy. See, earlier we developed this policy in a very limited manner. Only 5 sections were there, 10 plans were there, sum insured was fixed, premium was fixed. That product is still there. But this is not good for the market demand. Because when you are offering a package policy to any customer, जब कोई दुकानदार को खास तौर से आप एक पैकेज पॉलिसी दे रहे हैं तो वो अपने कंफर्ट के या अपने रिक्वायरमेंट के सेक्शन तो सेलेक्ट करेगा. अगर वो सेक्शन ही उसमें नहीं मिल रहे हैं देन द पॉलिसी बिकम्स यूजलेस टू यू. फिर हमने इस पॉलिसी को रीडेवलप किया, रीडिजाइन किया ऑन दी बेसिस ऑफ द फीडबैक फ्रॉम यू पीपल. क्योंकि एक शॉपकीपर अपने आप में एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योर होता है. He is giving his full time to his shop. He is earning the livelihood of his family from his shop. वो शॉप उसका एक कंप्लीट एंटरप्राइज है या फर्म है या कंपनी है या शॉप है, जो कुछ भी कहना चाहे आप इसे. अब इस शॉप में वैरायटी ऑफ रिस्क होते हैं. आग की भी रिस्क है, चोरी की भी रिस्क है, मशीनरीज की भी रिस्क है, खुद के एक्सीडेंट होने का भी हमेशा फियर रहता है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी हो सकती है, बैगेज का भी रिस्क है अगर ट्रैवलिंग में जाते हैं तो, प्लेट ग्लास सैनिटरी फिटिंग्स का भी रिस्क है. ये सारी रिस्क एक ही शॉप में अवेलेबल होती हैं हर वक्त. तो कोई भी शॉपकीपर ये नहीं चाहता कि फॉर ईच रिस्क ही शुड टेक ए सेपरेट पॉलिसी और ईच डिफरेंट पॉलिसी. कोई नहीं चाहेगा. वो चाहेगा कि एक ऐसी पॉलिसी मिल जाए जिसमें से उसके रिलेटेड सेक्शंस हों जिनको वो सेलेक्ट कर ले, जो उनको नहीं चाहिए उनको वो छोड़ दे, जो कंपलसरी सेक्शन है उसको वो ले ले, जितने मिनिमम सेक्शन है उनको वो ले ले. इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. ये कस्टमर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो उससे रिलेटेड सेक्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर ले. क्योंकि एक ही शॉप में वैरायटी ऑफ रिस्क होंगी, 10, 12, 15 तरीके की रिस्क होंगी, और हर रिस्क को अफोर्ड करना हर शॉपकीपर के बस की बात में नहीं होती है. क्योंकि शॉपकीपर एक ऐसी क्लास है जो कॉमर्शियल सेक्शन में अगर जिसको हम काउंट करें तो सबसे ज़्यादा होंगे नंबर में, लेकिन सबसे कम होंगे फाइनेंशियल वॉल्यूम में. क्योंकि अगर आप इसको फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से या माइक्रो इंडस्ट्रीज से या एसएमई से कंपेयर करेंगे तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनमें कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ शॉप्स ज़्यादा होंगी. किसी भी कंट्री के, स्टेट के, सिटी के, इवन विलेज के लेवल पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ शॉप्स बहुत मिल जाएंगी. और हर एक की अपनी एक रिस्क है, हर एक को ये पॉलिसी चाहिए. अगर आप ये मान के चलते हैं कि शॉपकीपर तो पॉलिसी लेता ही नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है. होता क्या है, शॉपकीपर को इंश्योरेंस का एबीसीडी नहीं पता. वो चाहता है कि उसके पास कोई ऐसा सज्जन आए जो उसको थोड़ा 5-10 मिनट साथ पानी पी के बैठे, समझाए इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, कैसे भरा जाता है, कैसे प्रीमियम दिया जाता है, क्या अगर लॉस हो जाता है कैसे क्लेम किया जाता है. ये सब उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर उसको कोई दे दे तो वो आपसे तुरंत पॉलिसी ले लेगा. फिर उसे पता है कि उसके पास रिस्क तो सारी है, लेकिन पॉलिसी कौन सी पॉलिसी में क्या कवर होता है ये भी नहीं जानता वो. अब इतनी समझ किसी शॉपकीपर में इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट अपनी शॉप में है, अपने बिजनेस में है, जिस चीज़ की उसकी शॉप है. हमारा आपका इंटरेस्ट इंश्योरेंस में है, तो हमें इंश्योरेंस की A to Z पता है, उनको ABC भी नहीं पता. ये जो गैप है, बस यही गैप शॉपकीपर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं पहुंचा पाता. जब तक ये गैप नहीं भरेगा, जब तक उनसे
वन टू वन कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी नहीं। क्योंकि एक शॉपकीपर को भी एक ही पॉलिसी ऐसी मिल जाए जिसमें से वो अपने हिसाब से सेक्शन ले ले, कवरेज ले ले, प्रीमियम दे दे, आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर दे, तो उसके लिए इसलिए आसान हो जाएगा कि ही इज नॉट एबल टू मैनेज सेपरेट पॉलिसीज। हर लॉस के लिए वो सेपरेट पॉलिसी ले, उसके लिए ये कॉस्टली भी पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी पड़ेगा, ही विल नेवर प्रेफर इट। अब एक पैकेज पॉलिसी के ये सारे बेनिफिट्स तो हैं। किसी भी कस्टमर के लिए, खासतौर से एक शॉपकीपर के लिए, एक पैकेज पॉलिसी लेने के ये बेनिफिट तो हैं ही कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से सेक्शन ले ले, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज उसमें अवेलेबल होता है। हर कंपनी अपनी पॉलिसी में 12, 15, 16 सेक्शन बना देती है, जैसे भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारी पॉलिसी में भी 14 सेक्शन है। अच्छा, सफिशिएंट पॉलिसी, क्योंकि जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड कस्टमाइज द पॉलिसी है, दिस इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ ए पैकेज पॉलिसी। फिर हमने ये सुविधा भी दी हुई है कि आपके लिए केवल एक सेक्शन मैंडेटरी है, फायर सेक्शन, जिसको पहला सेक्शन बोलते हैं। ये सेक्शन मैंडेटरी है, बाकी आप कोई सा भी सेक्शन लीजिए, चॉइस आपकी है। हाँ, मिनिमम आपको 2 सेक्शन लेने पड़ेंगे तभी पॉलिसी दी जाएगी, जिसमें फायर एक होगा ही, दूसरा आपकी चॉइस से होगा। ये कंपल्सन है, दैट इज ऑल। बाकी तो एक पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी लेने से वाइडर कवरेज मिल जाएगा, केवल एक ही प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई रिन्यूअल मिस नहीं होगा। चॉइस शॉपकीपर की होगी कि अपने लिए क्या कवरेज सेलेक्ट करे। केवल एक सेक्शन मैंडेटरी है उसके लिए, बाकी कोई भी सेक्शन अपनी इच्छा से ले सकता है। अब आप जब किसी शॉपकीपर से बात करते हैं या किसी शोरूम ओनर से बात करते हैं पॉलिसी देने की, और ये आपसे बताते हैं कि हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी है कि उसमें 14 सेक्शन है जो कि लगभग आपकी सारी लायबिलिटी को कवर करते हैं, तो वह जानना चाहेगा कि 14 सेक्शन क्या है, क्योंकि वो तो जानता भी नहीं है सेक्शन का मतलब क्या होता है। हमारे एंगल से हमने 14 पॉलिसियों को मिला करके एक पॉलिसी बना दी, यानी ईच ऑफ देम इज ए सेपरेट पॉलिसी। ये 14 डिफरेंट पॉलिसीज हैं जिनको मिला करके हमने अंडर वन अम्ब्रेला एक पॉलिसी डिजाइन कर दी, जिसको हम श्री शॉपकीपर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी बोलते हैं। तो बेसिकली तो ये बंडल ऑफ पॉलिसीज हो गया ना, 14 पॉलिसीज हो गई। अब आप उसको ये भी कह देते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी में फायर कवर है, बर्गलरी, पर्सनल एक्सीडेंट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन, प्लेट ग्लास, ऑल रिस्क इंश्योरेंस, मशीनरी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस, बैगेज इंश्योरेंस, पब्लिक लायबिलिटी, मनी इंश्योरेंस, फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फर्टिलिटी गारंटी पॉलिसी और न्यू साइन क्लोसाइन पॉलिसी। इतना कहने से भी उसको सिर्फ इतना सा ही आइडिया होगा कि ये अलग अलग तरीके की रिस्क इसमें कवर हैं। लेकिन अगर वो अब ये जानने पे आ जाए कि भाई तुम्हारी ये फर्टिलिटी गारंटी का मतलब क्या है, मुझे तो मीनिंग में नहीं पता, तो वहाँ उसको ये रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन भी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ हर पर्सन से रिलेटेड नहीं होती। आप और हमारे लिए अगर कोई मेडिकल साइंस के वर्ड यूज़ करेगा तो हमारे लिए वो हमारे सर के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि मेडिकल हमारा फील्ड ही नहीं है। ऐसे ही किसी शॉपकीपर को, चाहे वो ज्वेलरी का शोरूम ओनर है या फुटवियर का शोरूम ओनर है या गारमेंट का शोरूम ओनर है, जब आप इंश्योरेंस की इस तरीके की लैंग्वेज में बात करेंगे कि हमारी पॉलिसी में फर्टिलिटी गारंटी भी कवर है, बैगेज भी कवर है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन भी इंश्योरेंस भी कवर है, तो उसने ये तो सुन लिया कि हाँ ये पॉलिसी है, लेकिन उसको प्रॉपर मीनिंग तो पता होना चाहिए ना कि किस चीज़ का मतलब क्या है, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ कवर होती है, तब आपसे पॉलिसी ले पाएगा। तो ये जो 14 सेक्शन है हमारी पॉलिसी ऑफर करती है। कस्टमर केवल फर्स्ट सेक्शन मैंडेटरी उसको लेना होगा, मिनिमम 2 सेक्शंस लेने होंगे, बाकी ये सारा कवरेज फ्लेक्सिबिलिटी बेसिस पर है। वो चाहे तो 2 ले और वो चाहे तो ऑल 14 सेक्शंस ले। कितना बड़ा ऑप्शन दिया गया है। अब ये पहला सेक्शन है फायर। तो फायर सेक्शन कहने से ये पर्पस बिल्कुल नहीं क्लियर होता कि ये स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी है या भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी है या लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी है, ये कहीं डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि फायर सेक्शन तो पहले से ही चला रहा है।
ये नई पॉलिसियाँ 1 अप्रैल 2021 से आई हैं, तो कवरेज इनका भी शामिल हो गया। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि फायर पॉलिसी इसमें शामिल है, तो उसको डिसाइड करने के लिए सम इंश्योर्ड ही पैरामीटर होगा कि फायर सेक्शन का सम इंश्योर्ड कितना है। 5 करोड़ तक सूक्ष्म उद्यम, 5 से 50 करोड़ तक लघु उद्यम, 50 से ऊपर स्टैंडर्ड फायर। मुझे नहीं लगता कोई भी शॉपकीपर 50 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी लेता होगा, लेकिन अगर बाय द वे ले तो भी उसमें स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी अपने आप लागू हो जाएगी। और उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, आपने तो केवल सम इंश्योर्ड लिखना होता है, तो कंपनी का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वही पॉलिसी की तरफ डाइवर्ट कर देता है कि यहाँ कौन सी पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। अब सबसे पहले बात करें कि हमने इसमें फायर सेक्शन को मैंडेटरी क्यों किया। ये भी आपसे सवाल हो सकता है। दुकानदार ये भी जानना चाहेगा कि मैं अगर फायर पॉलिसी ना लूँ और बाकी और 2, 4, 5 सेक्शन ले लूँ तो आप पॉलिसी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप तो जब तब तक नहीं देंगे जब तक कि फायर पॉलिसी नहीं लेगा वो। तो उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि फायर एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें किसी भी कॉमर्शियल फर्म की प्रॉपर्टी, फर्नीचर फिक्चर्स, प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स और स्टॉक, ये चारों चीजें कवर हो जाती हैं। अब ये चारों चीजें जिसमें कवर होंगी, पहली चीज तो सिर्फ फायर से कवर नहीं हो। ये जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है किसी भी बायर का कि वो ये सोच के चलता है कि जब हम ये कहते हैं इसमें फायर सेक्शन कवर है तो उसका माइंड में पहली चीज यही आती है कि फायर का मतलब है आग की रिस्क कवर हो गई। बट इट इज नॉट द केस, क्योंकि फायर पॉलिसी में 14 सेपरेट पेरिल्स कवर्ड हैं। ये स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल में 12 हो जाते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मली ये 14 हैं बाकी दोनों पॉलिसी में। अब ये जो 14 हैं इनमें से सरप्राइजिंगली फायर से रिलेटेड से 2-3 पेरिल ही। पहला फायर हो गया, बुश फायर हो गया, तो फायर से रिलेटेड तो 2-3 पेरिल हुए, ज्यादा से ज्यादा टेन स्ट्राइक होगी, लाइटनिंग हो गया। बाकी तो सब ऐसे हैं जिनका कि फायर से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं। अब बाई चांस साइक्लोन है, फ्लड है, सबसिडेंस है, लैंडस्लाइड है, टेररिज्म है, तो इनका अर्थक्वेक है, इनका तो फायर से कहीं के दूर दूर तक कनेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये सारी की सारी रिस्क भी फायर पॉलिसी में कवर हैं। तो जब आप उसको ये बताते हैं कि इसमें 14 पेरिल कवर्ड हैं, तो उसको सेक्शन की इंपॉर्टेंस और कवरेज समझ में आती है। क्योंकि फायर के अलावा लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, लाइट एंड स्ट्राइक, ये सब चीज़ें अपने आप में एक सेपरेट रिस्क है। और ये जो 2 सेट ऑफ पेरिल्स है, ये इसमें तो कंबाइंडली 3-3, 4-4 रिस्क एक ही सेट ऑफ पेरिल में कवर्ड है। कितना वाइडर कवरेज मिलता है कस्टमर को। लेकिन ये जो वाइडर कवरेज है इसकी इम्पोर्टेंस ये है, नीले सर क्या बोल रहे हैं? नीले सर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो कवरेज में शामिल हैं इनमें से एक भी पेरिल को डिलीट नहीं किया जा सकता और ये पेरिल एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। फिर से समझिए, क्योंकि ये फायर सेक्शन मैंडेटरी हो गया, सेक्शन तो लेना ही लेना है। 50 करोड़ से ज़्यादा का कम सम इंश्योर्ड होता नहीं नॉर्मली शॉपकीपर के केस में। तो ये सेक्शन या तो सूक्ष्म उद्यम लागू होगी या लघु उद्यम लागू होगी, और इन दोनों ही सिचुएशंस में ये 14 की 14 पेरिल एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। तो रिस्क कवरेज पूरा मिलेगा कस्टमर को। कैसे मिलेगा? किसी भी दुकान में नॉर्मली ये फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी फायर लॉस की होगी, और वो फायर लॉस जब तक कि उसमें फ्लेम्स ना हो या नेचुरल हीटिंग ना हो या स्पॉन्टेनियस कंबशन ना हो तब तक नहीं होता। क्योंकि ये भी अब शामिल कर लिए गए हैं तो डेफिनेशन थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इनसे भी रिस्क कवर हो जाएगी। तो फायर से जब रिस्क कोई लॉस कवर्ड होगा तो उसमें ये सब चीज़ें देखी जाएंगी कि चाहे नेचुरल हीटिंग से हुआ है या स्पॉन्टेनियस कंबशन से हुआ तो भी एक क्लेम पेएबल होगा। ये सारी सिचुएशंस अपने आप बोलती हैं, क्योंकि जब भी कोई भी सर्वेयर इंस्पेक्शन के लिए आता है और देख लेता है कि ये
फ्लेम वाली सिचुएशन थी या नहीं थी, इससे लॉस जो हुआ है वो पेबल है या नहीं है, ऑटोमेटिक उसका कवरेज हो जाता है। लेकिन लाइटनिंग एक ऐसा पेरिल है फायर पॉलिसी का जिसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता। देयर इज नो स्विच टू कंट्रोल इट, नोबडी कैन ऑन एंड ऑफ इट। ये सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है जो कि थंडर स्टॉर्म के साथ कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेस पर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये रेनी सीजन में होता है या रेंस के साथ ही होता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल प्लेस टाइमिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, कभी भी हो सकता है। बट दिस रिस्क इज कवर्ड एज इट इज, क्योंकि अगर लाइटनिंग से कुछ भी जला है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, पर्सन की डेथ हुई है, दैट इज कवर्ड ऑटोमेटिक, क्योंकि ये तो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कंफर्म कर देगा कि देयर वाज ए लाइटनिंग, नो एडिशनल प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस। देन एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन। अब ये दोनों रिस्क ऐसी हैं कि किसी भी चीज का ब्लास्ट चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो, दैट विल रिजल्ट इनटू लॉसेस, एक्सप्लोजन हो या इम्प्लोजन हो, क्योंकि सडन वायलेंट बर्स्ट विद लाउड रिपोर्ट एक्सप्लोजन कहलाता है। अब ये कोई भी चीज, अब जैसे कोई टैंक फट रहा है, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, तो टैंक का ही लॉस हो ये जरूरी नहीं है, आसपास की चीजों का भी लॉस हो और वो भी कवर्ड हो। इसी तरीके यही सिचुएशन इम्प्लोजन में आ जाती है, चाहे वो इनवर्ट की तरफ बर्स्टिंग हो, सडन कोलैप्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर भी हो सकता है, दैट विल अगेन रिजल्ट इनटू लॉसेज ओनली। ये जो लॉसेज होंगे ये दोनों ही रीजन से, आइदर इट इज एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन, दोनों ही फायर पॉलिसी में कवर्ड होंगे और सेक्शन 1 में ही पेबल हो जाएंगे। एयरक्राफ्ट डैमेज एज सच स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी का आज भी सेपरेट पेरिल है, लेकिन अब ये सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में मर्ज हो गया है, तो भी रिस्क तो कवर्ड है। तो एयरक्राफ्ट डैमेज के मायने ये हैं कि अगर कोई हवाई जहाज जा रहा है, वो गिर गया या उसका कोई पार्ट गिर गया, उसमें से कोई आर्टिकल गिर गया और उससे दुकानदार को लॉस हो गया, तो पॉलिसी में क्लेम पेबल। लेकिन प्रेशर वेव से अगर कोई लॉस हुआ है तो पेबल नहीं है। प्रेशर वेव से लॉस पॉसिबल है या नहीं ये तो आप देखें, क्योंकि जहाँ भी एयरपोर्ट के नियरेस्ट एरिया में शॉप्स या रेजिडेंशियल हाउसेज होते हैं, मल्टी फ्लोर के खासतौर से, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर वाले तक तो इम्पैक्ट आता ही है, मल्टी फ्लोर्स के होते हैं या मॉल्स वगैरह में होते हैं, वहाँ उनकी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है उसकी, उससे विंडोज़ के शीशे वगैरह टूटना और इस तरीके के लॉसेज होना पॉसिबल है। तो वो प्रेशर वेव्स उस वक्त बहुत हाई होते हैं, वो लॉस पेबल नहीं है, क्योंकि देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ द एरोप्लेन, किसी की चीज़ से हिट नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये आउटर रीजन से लॉस हुआ है, दैट इज द रीजन दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लॉसेस। फ्रॉड स्ट्राइक एनालिसिस डैमेज, दिस इज वन सेट ऑफ पेरिल which includes 3 different reasons for losses. हड़ताल अपने आप में एक सेपरेट पेरिल है, दंगा एक सेपरेट पेरिल है, मैलिशियस डैमेज अपने आप में एक सेपरेट पेरिल है। तो ये RSMD को हमने सेट बनाया कि इन तीनों में से किसी भी कारण से अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो फायर पॉलिसी में क्लेम पेबल है। इसको अब इन दोनों पॉलिसीज में से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में से, हालांकि वो दोनों फायर का ही पार्ट है, लेकिन ये आज भी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में ऑप्शन है, कस्टमर चाहे तो एक्सक्लूड करा सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ना तो करना चाहिए ना कराना चाहिए। उसका रीज़न भी है क्योंकि मेजर लॉसेज इन्हीं रीजन से होते हैं, तो अगर इनसे लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी सिंपल। फिर आता है एक्ट ऑफ गॉड सेट ऑफ पेरिल। ये एक्ट ऑफ गॉड सेट ऑफ पेरिल इसको इसलिए भी बोलते हैं कि ये सारे डिवाइन पेरिल है। बोलने में सिर्फ आता है STFI यानी स्टैंडर्ड स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड और इनंडेशन, तो वर्ड तो निकले सिर्फ 4, बट दिस इज अ सेट ऑफ पेरिल विच इंक्लूड्स मैनी डिवाइन पेरिल्स लाइक
स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टॉर्नेडो, फ्लड, इनंडेशन। अब ये जो सारी इंसिडेंट्स हैं, ये सब वॉयलेंट नेचुरल डिस्टर्बेंसेज हैं। नेचुरल यानी मैनमेड नहीं है, आदमी के एफर्ट से नहीं होते ये। दे आर एकम्पेनीड विथ थंडर, बहुत गरज के साथ, तूफान के साथ आते हैं। और ये सब साइंटिफिक नहीं है। ये जो डिफरेंट इसके वर्जन दिए गए हैं, साइक्लोन, टेम्पेस्ट, हरिकेन, टॉर्नेडो, दे ऑल डिपेंड्स अपॉन दी स्पीड। स्पीड ये डिफाइन करती है कि ये स्टॉर्म था या टेम्पेस्ट था या साइक्लोन था या हरिकेन था या टॉर्नेडो था। और वो स्पीड नॉर्मल आदमी नहीं जान पाता। नॉर्मल किसी बात पर्टिकुलर शहर में मान लिया, किसी एक दुकान में तो होगा नहीं ऐसा कि साइक्लोन आ गया या कोई फ्लड आ गया या इनंडेशन आ गया, एक दुकान से में तो होगा नहीं। उसमें पर्टिकुलर एरिया कवर होता है, और जिस एरिया में ये ऐसा हो रहा है उस एरिया में किस स्पीड से आया ये केवल मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंफर्म कर पाएगा। तो जैसे ही स्पीड कंफर्म हो जाएगी उसका नाम डिसाइड हो जाएगा कि ये हरिकेन था या साइक्लोन था या टेम्पेस्ट था। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर एरियो में जहाँ पर कि नेचुरल कैलेमिटीज बहुत होती हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और आपने ये कई बार देखे भी होंगे इस तरीके से ये इंसिडेंट्स कंट्री में हर जगह हर साल कभी ना कभी किसी न किसी एरिया में होती रहती है। फिर आता है इम्पैक्ट डैमेज। इम्पैक्ट डैमेज के मायने हैं कि किसी भी व्हीकल से, किसी मशीनरी से, किसी एनिमल से अगर कोई लॉस होता है शॉपकीपर को, तो वो इसमें पेबल होगा। अब नॉर्मली किसी दुकान में कोई कार घुस जाए या कोई टू व्हीलर घुस जाए या कोई एनिमल घुस जाए और सारा नुकसान कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि आजकल जिस तरीके के शॉप्स वगैरह होते हैं उनमें बाहर से आउटर से ग्लासेस वगैरह का कवरेज होता है, ग्लासेस वगैरह का गेट्स वगैरह होते हैं, फिर इनसाइड मटेरियल डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर कोई व्हीकल ही घुस रहा है तो वो तो सब तोड़ता हुआ घुसता चला जाएगा। तो अब इसका इम्पैक्ट डैमेज का भी स्कोप बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इसमें अगर इंश्योर्ड का खुद का भी व्हीकल वगैरह है और नेग्लिजेंटली ऐसा हो गया है या एनिमल वगैरह है तो वो लॉस भी कवर हो जाएगा, जो कि पहले नॉर्मली नहीं होता था। सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड और रॉकस्लाइड्स, ये भी अगेन नेचुरल पेरिल्स हैं। नेचुरल पेरिल्स हैं, लेकिन ये ख़ास तौर से बहुत क्राउडी एरिया में नहीं होते, उन स्पेसिफिक एरिया में होते हैं जहाँ इस तरीके की क्लाइमेट और इस तरीके के लैंड सरफेस वगैरह होते हैं। क्योंकि सॉइल बेनेथ द बिल्डिंग फाउंडेशन इज अनस्टेबल, उन खास जगहों पर जहाँ पर कि बिल्डिंग के नीचे की जो मिट्टी है या ज़मीन है वो खोखली है या पोली है या अनस्टेबल है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि दुकान या मकान उस पर जो भी बना हुआ वो उसके अंदर घुस जाए, उसको सब्सिडेंस बोलते हैं। या उसके नीचे के लैंड ही सरक जाए, खिसक जाए। नॉर्मली जहाँ पर कि बाढ़ वगैरह होती है वहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लैंडस्लाइड भी हो सकता है, माउंटेन के एरिया में रॉक स्लाइड भी हो सकता है। इनसे भी अगर कोई लॉस होता है तो फायर पॉलिसी में ही पेएबल होता है, लैंडस्लाइड भी और रॉक स्लाइड भी और सब्सिडेंस भी। देन बस्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक एंड एपेटस सन पाइप्स। अब ये बड़ा अनकॉमन सा पेरिल है कि इसका फायर पॉलिसी से क्या लेना देना है। अब मान लिया जैसे कोई कन्फेक्शनरी की शॉप है या कोई बेकरी की शॉप है या कोई और फूड आइटम की शॉप है, कोई होटल, उसके ऊपर ऑब्वियसली वाटर टैंक होगा क्योंकि दे ऑलवेज नीड पानी। इवन कोई कपड़े का शोरूम भी हो, 10-20 वहाँ पर सेल्समैन होंगे तो भी वाटर टैंक होगा क्योंकि सैनिटरी फैसिलिटीज होंगी। अब ये वाटर टैंक कभी भी वर्स्टिंग हो सकती है, ओवरफ्लोइंग हो सकती है, पाइप फट सकता है, तो उससे लॉस तो नीचे ही होना, शॉप में ही होना, शोरूम में ही होना। ये जो लॉस है इस तरीके का, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द फायर पॉलिसी। मिसाइल टेस्टिंग एंड ऑपरेशंस, ये बहुत अनकॉमन है और बहुत रेयर भी है।
क्योंकि ख़ास तौर से हो सकता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर आपसे कहीं कोई मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन हो रहा हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी का हो या प्राइवेट एजेंसी का हो। अब जब ये मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन होगा तो दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर द टेस्टिंग ऑपरेशन इज सक्सेसफुल और इट्स ए फेलियर। एज लॉन्ग एज इट इज सक्सेसफुल देयर इज नो लॉस, क्योंकि कमांड एक्सपेरिमेंट करने वालों के हाथ में, कंट्रोल उनके हाथ में। बट द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड एज फेलियर, देन दे डोंट नो कि अब ये कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, कितना डैमेज होगा, कितने प्रॉपर्टी का लॉस होगा, कितने लोग मरेंगे, नोबडी नोस। तो बहुत रेयर होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, यू कांट डिनाई इट कि ऐसा नहीं हो सकता, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी करे या प्राइवेट एजेंसी करे। तो मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन से भी कोई लॉस होगा, दैट इज ऑल्सो पेबल अंडर द फायर पॉलिसी। ना लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन। अब ये कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें 24G 26G बनने गए और 90G रह गए वाली स्थिति, क्योंकि नॉर्मली हर शॉपकीपर ये चाहता है कि उसकी दुकान में अगर बाई चांस कोई आग लग जाए तो वो फायर स्प्रिंकलर इंस्टॉल करा ले। तो स्प्रिंकलर इंस्टॉल करते ही स्विच ऑन किया और पानी का फाउंटेन काम करना शुरू कर देगा, फायर बुझ जाएगी। और लगवा तो लिया जाता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में 2 साल 3 साल 4 साल अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, कहीं से भी लीकेज शुरू हो गया तो उसका पानी ही आपकी शॉप के अंदर के सामान को डैमेज कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन का पर्पज तभी कारगर है जब इसकी मेंटेनेंस की जाए, वरना इसका लॉस भी फायर पॉलिसी में पेबल है ऑब्वियसली। और पहले इस पर डिस्काउंट भी दिया जाता था प्रीमियम में, आज भी है डिस्काउंटिंग का प्रोविजन अगर इंस्टॉल है तो, बट इट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। देन बुश फायर। अब बुश फायर का स्कोप बढ़ गया क्योंकि इसमें फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर भी हो गया। इसको बढ़ाने का पीछे पर्पज सिर्फ इतना सा है कि अब आज की डेट में जितने भी शॉप्स, रेजिडेंशियल हाउसेज और कॉलोनीज डेवलप होंगी वो सब सिटी के आउटस्कर्ट्स में होंगी। आउटस्कर्ट्स में होंगी इसका मतलब ये है कि आउटस्कर्ट्स में आज की डेट में वहाँ क्या होगा, जंगल होगा, खाली एरिया होगा, फॉरेस्ट होगा। तो जैसे जैसे एरिया डेवलप होता जाएगा, शॉप्स, कॉलोनीज, मकान वगैरह बनते जाएंगे, तो सराउंडिंग फॉरेस्ट या जंगल की आग का खतरा तो सदैव बना रहेगा। उससे अगर कोई लॉस होता है, दैट क्लेम इज ऑल्सो पेबल अंडर दी बुश फायर कैटेगरी। तो ये अर्थक्वेक भी शामिल है, फायर टेररिज्म भी शामिल है, और लिमिटेड सेंस में थेफ्ट भी शामिल है। थेफ्ट इसलिए लिमिटेड सेंस में है क्योंकि थेफ्ट इन आइसोलेशन इज नॉट कवर्ड। थेफ्ट कपल्ड विद एनी अदर पेरिल इज कवर्ड। जैसे राइट्स के बाद थेफ्ट हो गया, साइक्लोन के बाद थेफ्ट हो गया, फ्लड के बाद थेफ्ट हो गया, फायर के बाद थेफ्ट हो गया, तो फर्स्ट डे से लेकर 7th डे तक जो भी लॉसेस होंगे कवर्ड वो पेबल होंगे। अब ये फायर पॉलिसी में 15 एड ऑन कवर्स की लिस्ट दी हुई है फायर टेरिफ में। इनमें से मोस्टली सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में ऑलरेडी कवर कर लिए गए हैं, तो ये भी ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। ये था फायर सेक्शन का कवरेज, जो कि श्री शॉपकीपर पॉलिसी में मैंडेटरी सेक्शन है। अब चॉइस वाले सेक्शन पे हम आते हैं, जैसे बर्गलरी है। कस्टमर शॉपकीपर चाहेगा कि बर्गलरी सेक्शन ले लेकर उसके यहाँ स्टॉक काफ़ी ज़्यादा होता हो, स्टॉक्स भी होता होगा, स्टॉक की सेफ्टी भी चाहिए। लेकिन कॉमन सेंस से हम थेफ्ट और बर्गलरी को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। थेफ्ट एज सच बर्गलरी में कवर्ड होता ही नहीं है, लेकिन बर्गलरी पॉलिसी के साथ थेफ्ट एक एड ऑन कवर होता है। एड ऑन कवर के मायने है एक्स्ट्रा पीएम दीजिए और लॉस कवर हो जाएगा। अदरवाइज बर्गलरी के मायने है फोर्सिबल एंट्री, फोर्सिबल जहाँ पर के ताला तोड़कर, विंडो तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर कोई एंट्री ली गई है और कोई लॉस किया गया है। लॉस फिर भले चोरी का हो, या सामान गायब करने का हो, या पैसे चुराने का हो, कुछ भी हो सकता है। फोर्सिबल एंट्री जहाँ होगी दैट इज प्रूव्ड एज बर्गलरी, और बर्गलरी एक क्राइम है, इसकी FIR होना जरूरी है। सामान बर्गलरी के बाद रिकवर होता या नहीं होता है, पुलिस उसको दे पाती है या नहीं दे पाती है, लेकिन इसकी FIR होना जरूरी है, बिकॉज दिस इज क्राइम।
तो शॉपकीपर की पहली ड्यूटी होती है कि वो FIR भी दर्ज कराए और इंश्योरेंस कंपनी को साइमल्टेनियसली इंटीमेट कर दे। ये बर्गलरी के रिस्क है। बर्गलरी के बाद आता है पर्सनल एक्सीडेंट। कोई भी शॉपकीपर, नॉर्मली आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी शॉप्स पे अकेला एक ही शॉपकीपर होता है। बड़े शोरूम्स में खूब उनके एम्प्लॉयज भी होते हैं, कैशियर भी होते हैं, सेल्समैन भी होते हैं। तो किसी भी तरीके की शॉप हो सकती है, कोई भी शोरूम भी हो सकता है। प्रश्न ये है कि जब तक ओनर कम एंटरप्रीनर अपनी खुद की सेफ्टी के लिए पर्सनल एक्सीडेंट नहीं ले पाता तो उसकी रिस्क और भी ज़्यादा होती है। जहान है तो जहान है, खुद सेफ हैं तो 1 से 4 दुकान भी कर लेंगे। इसलिए खुद के लिए पर्सनल एक्सीडेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सेक्शन जब भी आप इस पॉलिसी को ऑफर कर रहे हैं तो ज़रूर प्रपोज कीजिए कि आप सबसे पहले आप अपने लिए पर्सनल एक्सीडेंट सेक्शन जरूर लीजिए, जिसमें कि एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी और मेडिकल एक्सपेंसेज अप टू 5000 पर एम्पुटेशन कवर्ड हैं। यानी पॉलिसी में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को एज इट इज इसका पार्ट बना दिया गया है और उस पार्ट को एक सेक्शन का नाम दे दिया गया है कि ये सेक्शन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड अंडर द सी शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी। देन एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस। अब PA पॉलिसी में शॉपकीपर की खुद की रिस्क कवर होगी तो उसके एम्प्लॉयज की रिस्क तो कवर नहीं होगी। अगर वो एम्प्लॉयज की भी कवर कराना चाहता है तो वो भी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस जो कि एक स्टैट्यूटरी पॉलिसी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, ये शॉपकीपर के लिए लेना जरूरी हो जाता है। वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वर्किंग आवर्स के दौरान या जिसको कहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि वर्कर की या एम्प्लॉय की या लेबर की डेथ, डिसेबिलिटी या इंजरी होती है तो ये शॉपकीपर की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंपनसेशन पे करे। और ये कंपनसेशन वो अपनी मर्जी से पे नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए एक लॉ है और लॉ का नाम है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। उस लॉ में जितना अमाउंट डिसाइड किया गया वो ही देना पड़ेगा उसको। अगर अभी आज की रेट में उसने कंप्रोमाइज़ करके कुछ भी ऊपर से ले दे करके रफा दफा कर दिया तो उससे उसका एम्प्लॉय का या उसके फैमिली डिपेंडेंट्स का राइट खत्म नहीं होता है। वो जा करके WC कमिश्नर को या एम्प्लॉयज कंपनसेशन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो भी वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। और डेथ के केस में तो खासतौर से जो कंपनसेशन आज की डेट में पेबल है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट ही लागू होगा और वही उसके डिपेंडेंट लेंगे। समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे कि अगर किसी शोरूम का मालिया कोई चौथे फ्लोर पर वो एम्प्लॉय सेल्समैन था और आज जैसे आ रहा था सीढ़ियों से नीचे उसका पैर फिसल गया और शोरूम में ही डेथ हो गई तो उसको डिपेंडेंट तो कंपनसेशन क्लेम करेंगे। और ये कंपनसेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर होगा या जिसको आज की डेट में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बोलते हैं उसके हिसाब से होगा। और ये लाखों रुपये में होगा जिसको आप कह सकते हैं कि एक अच्छा हैंडसम अमाउंट होगा जिसको नॉर्मली एक शॉपकीपर अपनी पॉकेट से देना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी जरूरी हो जाता है। देन कम्स फ्लैट ग्लास एंड और सैनिटरी फिटिंग्स। अब किसी भी शॉपकीपर के लिए ये सेक्शन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में आज की डेट में डेकोरेशन, फर्निशिंग और शॉप्स के डिज़ाइनिंग बढ़ती जा रही है, ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्योंकि आप शोरूम्स वगैरह को या शॉप्स वगैरह को देखेंगे, ज्वेलरी की हो, गारमेंट्स की हो, कॉस्मेटिक्स की हो, व्हीकल्स की हो, सब में बाहर से इस तरीके के शीशे वगैरह की फिटिंग होती है जिससे कि अंदर का सामान डिस्प्ले होता रहता है, दिखता रहता है और सड़क पे चलता हुआ कस्टमर रुक जाता है। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप कि बाहर पर चलने वाले को चीज़ें दिखेंगी, कुछ नया आएगा, पता लगेगा, तब तो वो कस्टमर अंदर आएगा, वरना तो सिर्फ वही आएगा जिसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होगी। तो शोरूम्स का नक्शा बदल रहा है, रिक्वायरमेंट बदल रही है, गेटअप बदल रहा है, इसलिए ज़्यादातर जगह पर प्लेट ग्लास फिटेड मिलेगा आपको, सैनिटरी फिटिंग्स अंदर फिटेड मिलेंगी क्योंकि वॉशरूम वगैरह
भी फिटेड होते हैं जहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं, और ये फायर पॉलिसी में कवर नहीं होती। इनके लिए प्लेट ग्लास और सैनिटरी फिटिंग पॉलिसी ही लेनी पड़ेगी सेपरेटली, जिसमें कि ये रिस्क कवर होगी। और प्लेट ग्लास केवल फिटेड ही कवर्ड होंगे, रखे हुए कवर्ड नहीं होंगे। तो ये सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लुकिंग टू द मार्केट डिमांड व्हेन द गेटअप ऑफ द शॉप्स एंड शोरूम्स इज चेंजिंग, more work of the plate glasses are there, more work of sanitary fittings are there, so this section is required. Then comes all risk insurance. किसी भी शॉपकीपर के लिए इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस अब होने लगी है, पहले नहीं थी, क्योंकि शॉपकीपर्स लैपटॉप भी रखते हैं, मोबाइल भी रखते हैं, कैमरा वगैरह भी रखते हैं, और ये सारी मोबाइल चीज़ें हैं, अनफिक्स्ड चीज़ें हैं। इसमें ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। ऑल रिस्क का मतलब है कि सारी रिस्क का बढ़ना केवल एक्सपीरियंस को छोड़ के, लेकिन इसमें आइटम्स केवल ये गिने चुने ही लागू होंगे। गिने इन द सेंस इक्विपमेंट्स विच आर नॉट फिक्स्ड, पोर्टेबल इक्विपमेंट लाइक लैपटॉप, मोबाइल्स एंड कैमरा एक्सेट्रा। इससे रिजेंबल करता हुआ एक सेक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस। अब इसमें ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस के मायने ये हैं, एसी, कूलर, फैन, इवन डीजी सेट्स, ये नॉर्मली इंस्टॉल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इनकी रिस्क भी कवर होगी। कोई 2-3 मंजिल का शोरूम है, मान लिया कोई साड़ी का ही शोरूम है, हर फ्लोर पर एसी होगा, हर फ्लोर पर फैन भी होंगे, पावर कंट्रोल के लिए हो सकता है नीचे नीचे डीजी सेट भी लगा हो, पॉसिबिलिटी है और होती हैं, ज़्यादातर केसेस में होती हैं। तो इनकी रिस्क उस ऑल रिस्क सेक्शन में कवर नहीं होगी। इनके लिए ये ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरी यानी एमबीडी पॉलिसी ही इसके लिए अप्लाई होगी। तो जहाँ जहाँ ये हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है शॉपकीपर का, फिर प्रेफर टू टेक दिस सेक्शन। बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, और फिर अगर ये पॉलिसी ले लेते हैं तो उसमें रिपेयर कोई पार्ट्स की टूट फूट होती है, रिप्लेस भी हो जाता है, मेंटेनेंस हो जाती है रिपेयर वगैरह की, वो भी खर्चा मिल जाता है। और इसी से एक रिजेंबल करता हुआ सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस में केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही आते हैं, जैसे कि टीवी है, कंप्यूटर है, फोटोस्टेट है, म्यूजिक सिस्टम है, तो ये इसी पॉलिसी में कवर होंगे। हालांकि पॉलिसी एक सी लग रही है, लेकिन क्लासिफिकेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए अलग है, मशीनरीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के लिए अलग है, और मोबाइल आइटम्स के लिए अलग है। अब बाई चांस जैसे किसी एक कंप्यूटर का इंश्योरेंस किया जाता है, डेस्कटॉप का, तो एक ही कंप्यूटर से रिलेटेड कितनी आइटम्स उसमें शामिल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्टेबलाइजर है, यूपीएस सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ये सब उसमें कवर्ड हो जाती हैं और सबकी रिस्क ईआई पॉलिसी में शामिल हो जाती है। तो ईआई पॉलिसी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहे हैं। देन कम्स बैगेज इंश्योरेंस। बैगेज इंश्योरेंस की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर कि शॉपकीपर या कस्टमर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहा है। ये उसके नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करेगा। सामान खरीदने जाना है, सामान बेचने जाना है, पेमेंट लेने जाना है, पेमेंट देने जाना है, या उससे रिलेटेड वर्कशॉप हैं या मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, किस तरीके के ट्रैवल्स हैं। लेकिन जिस तरीके की भी ट्रैवल हो, उसके पास उसका अपना पर्सनल लगेज तो होगा ही। अब वो जो पर्सनल लगेज है, रिस्क उसी की कवर्ड है सिर्फ, क्योंकि ये जो बैगेज उसने लिया है उसमें उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स का सामान होगा, और वो जो पर्सनल बिलोंगिंग्स का सामान है उसको किसी तरीके का लॉस होना, लॉस तो हो ही सकता है, चोरी भी हो सकता है, टूट फूट भी हो सकता है, छीना भी जा सकता है, लॉस तो हो गई। सेफ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट ऐसी हो जाती है, क्योंकि जर्नी का मतलब है आउट ऑफ स्टेशन,
तो बैगेज की या लगेज की रिस्क इसमें सेक्शन में कवर होती है। ये डिपेंड करता है कि शॉपकीपर को अगर जाना पड़ता है तो बैगेज सेक्शन ले, नहीं जाना पड़ता है तो ना ले। दिस इज ऑलवेज ऑप्शनल सेक्शन। देन कम्स पब्लिक लायबिलिटी। पब्लिक लायबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, खासतौर से उन फर्म्स के लिए जहाँ पर कि कुछ ऐसे आइटम्स हों जिनसे कि थर्ड पर्सन को खतरा। हालांकि ये इंसिडेंट सिर्फ उसकी शॉप के डिजाइनिंग, फर्निशिंग, इंटीरियर पे भी डिपेंड करते हैं। फिसलना, टूट फूट हो जाए हाथ पैर या किसी भी पर्सन की ह्यूमन बॉडी को कोई इंजरी हो जाए तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में कवर होते हैं, जिनमें नो फॉल्ट कंपनसेशन भी पहले देना पड़ता है पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्योंकि अगर किसी के शोरूम में कोई पर्सन के हाथ पैर टूट गए हैं या कोई बॉडी इंजरी आ गई है तो उसका फर्स्ट राइट ये है कि वो उसके शॉप ओनर के खिलाफ केस फाइल करे और कोर्ट जो भी कंपनसेशन पे करेगी वो फिर उसको ओनर को ही देना पड़ेगा। और बाई चांस उसने पब्लिक लायबिलिटी सेक्शन लिया हुआ है तो ये सारी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पर शिफ्ट हो जाएगी। देन मनी इंश्योरेंस। अब कोई भी बिजनेस किस लिए किया जाता है? पैसे कमाने के लिए। किसी भी तरीके की शॉप हो, पैसा जब आएगा तो शॉपकीपर कहाँ रखेगा? काउंटर में रखेगा, कोई उसने सेफ्टी वॉल्ट ले रखा होगा या अपने एम्प्लॉय को भेज के बैंक में जमा कराएगा, बैंक से निकलवाएगा, जमा कराएगा। इन सभी में रिस्क है। इन सभी में रिस्क ये है कि उसकी बर्गलरी भी हो सकती है, हाउस ब्रेकिंग भी हो सकती है, रॉबरी भी हो सकती है, थेफ्ट भी हो सकती है, कोई फॉर्चुनस इंसिडेंट भी हो सकती है, छीना झपटी वाली, होल्डअप भी हो सकता है हथियारों के दम पे। इसलिए मनी की सेफ्टी फर्स्ट, तो वो इसी सेक्शन में कवर्ड होगी मनी इंश्योरेंस में। लिमिट उसका डिपेंड करेगी, उसका टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पर वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। देन कम्स फर्टिलिटी गारंटी इंश्योरेंस। अब ये फर्टिलिटी गारंटी is applicable only to the dishonesty of the employees। जबकि फिडेलिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, लेकिन ये सेक्शन कवर करता है डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। आजकल आपने देखेंगे किसी भी शॉप वगैरह में कैशियर बैठे हैं, कंप्यूटर लेकर के बिलिंग कर रहे हैं, 24 घंटे कैश आ रहा है, शाम को कुछ मैनिपुलेट भी हो गया, कुछ इधर उधर कंट्रीज वगैरह भी डालनी उल्टी सीधी। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉय फॉल्ट कर गया या फ्रॉड कर गया, पता बाद में लगा जब वो छोड़ गया। अगर वो पॉलिसी पीरियड में है तो भी रिस्क कवर हो जाती है। तो किसी भी एम्प्लॉय की वजह से अगर कोई फ्रॉड होता है या कोई एम्बेजलमेंट होता है या कोई फाइनेंशियल गबन होता है तो उसका डायरेक्ट लॉस ओनर को होता है। हालांकि ये क्राइम है, इसकी FIR भी दर्ज होगी, शॉपकीपर उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि रिकवरी हो या नहीं हो, क्योंकि जब तक वो हो सकता है पकड़ा जाए तब तक तो वो सारा पैसा खर्च कर चुका होगा। लेकिन अगर उसने फिडेलिटी गारंटी सेक्शन ले रखा है तो ये गारंटी है कि इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पे करेगी। FIR सिर्फ इस पर्पज के लिए होगी कि हाँ क्रिमिनल एक्शन था, पुलिस को इंटीमेट किया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, whether they succeeded to recover it or not, that is a different story altogether. It depends on the circumstances, but the FIR has to be there as a documentary evidence. And the last section is non-sign and hoarding, एक और है FLOP सेक्शन। non-sign नॉर्मली आप जानते हैं कि एक एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, पब्लिसिटी मटेरियल है, डिस्प्ले के लिए होता है, हमेशा शॉप्स वगैरह के ऊपर लगाया जाता है। अब एक ऐसा आइटम है जिसको आप लॉक एंड की भी नहीं रख सकते। लॉक एंड की में नहीं रख सकते, डिस्प्ले होगा तो बाहर होगा, बाहर होगा तो उसको एक्सीडेंट की भी रिस्क होगी, थेफ्ट की भी रिस्क होगी, फायर की भी रिस्क होगी, रॉयट एंड स्ट्राइक की भी रिस्क होगी, अर्थक्वेक की भी रिस्क होगी, किसी भी कारण से डैमेज हो सकता है। तो इन सिचुएशन में अगर ये डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, लेकिन ये डिपेंड इस बात पे करता है कि जितना बड़ा साइज होगा, जितनी बड़ी उसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होंगी, उतनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। और ये क्योंकि स्टॉक से अलग है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टॉक, सो दिस इज सेपरेट पॉलिसी, न्यू साइन एंड ग्लो साइन और होर्डिंग्स।
तो ये रिस्क केवल इसी सेक्शन में कवर होगी। फिर आएगा फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ देखिए, आपने कोविड पीरियड में देखा कि बहुत सारे शॉप्स, बिजनेस, इंडस्ट्री सब बंद थी एंड दे वर क्लोज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑफ लॉकडाउन्स। और ये इंडिया में ही नहीं था, और वर्ल्ड था, बिकॉज इट वॉज एन एपेडेमिक। उस एपेडेमिक का इम्पैक्ट ये हुआ कि क्योंकि लाइफ वॉज एट स्टेक ऑफ ऑल द पर्सन्स, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर करके सबको कन्फाइन टू होम कर दिया। अब ऐसा करने से बिजनेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, शॉप सब बंद हो गए। सब बंद हो गए तो उनको लॉस हुआ। कुछ तो इस कगार पे भी पहुंच गए कि टोटली हमेशा के लिए शट डाउन हो गए। लेकिन उस पीरियड में भी लोगों के पास फायर पॉलिसी थी, फायर एफएलओपी पॉलिसी ली थी, तो जिनके पास थी उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किए लॉसेस। अब एफएलओपी पॉलिसी की कंडीशन होती है, if the loss is payable under the fire policy, then only the claim is payable under the FLOP policy. I repeat, अगर फायर पॉलिसी में क्लेम पेबल है तो ही एफएलओपी पॉलिसी क्लेम पे करेगी। अब लॉकडाउन से, शटडाउन से अगर लॉस हुआ है क्योंकि सेल नहीं है, टर्नओवर नहीं है, आउटपुट नहीं है, तो उससे क्लेम फायर पॉलिसी में तो मिलेगा ही, और फायर में नहीं मिला था एफएलओपी में भी। वो इसलिए कि कोई भी फायर पॉलिसी का पैरेल एक्टिवेट हुआ ही नहीं। लॉस इसलिए हुआ, शटडाउन था, बंद थी। अब बंद करने में किसका दोष है? कोई हड़ताल से बंद हुई हो या कोई दंगे से बंद हुई हो तब तो क्लेम पे हुआ हो जाए, क्योंकि राइटर स्ट्राइक कवर्ड है। कोई साइक्लोन से बंद हुई हो या फायर से बंद हुई हो या फ्लड से बंद हुई हो तो भी क्लेम पे हो जाए, वो भी फायर में कवर्ड है। लेकिन लॉकडाउन वॉज सच ए सिचुएशन विच वॉज टिपिकल। शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में पहली बार ही ऐसा सुना था कि लॉकडाउन गवर्नमेंट के ऑर्डर से हुआ, और वो भी एक नहीं दो बार हुआ। तो जिनके पास फायर प्लस एफएलओपी पॉलिसीज थी उनको भी क्लेम नहीं हो पाया, और बहुत सारी यूनिट्स बंद हुई। हालांकि उन दोनों बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए, बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हुई, डेथ भी हुई ड्यू टू एपेडेमिक। बट देन दैट टाइम दिस पॉलिसी बिकेम फेमस। पीपल केम टू नो कि एफएलओपी पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें चलिए लॉकडाउन से क्लेम पेबल नहीं है, लेकिन और अदरवाइज रीजन से पेबल हो सकता है फायर के लॉसेस। तो हमारी सारी पॉलिसी, जितनी भी पैकेज पॉलिसी बनी थी उस पीरियड में, उन सब में एफएलओपी सेक्शन इंक्लूड कर दिया। उससे पहले की एक जो पैकेज पॉलिसी थी वो केवल बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी थी, उसमें आज भी एफएलओपी सेक्शन नहीं है। लेकिन बाकी सारी पैकेज पॉलिसी में एफएलओपी सेक्शन इनबिल्ट है आज और कवर्ड। तो ये 14 सेक्शन है श्री शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी में। 14 में से आपने देखा कि केवल एक सेक्शन मैंडेटरी है फायर का, और 2 सेक्शन मिनिमम ले रहे हैं, बाकी सब कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर है। जितने सेक्शन लिए हैं उतने का ही प्रीमियम लगेगा, चॉइस कस्टमर की है। लेकिन ये मान के चले कि शॉपकीपर को ये पॉलिसी चाहिए। हर शॉपकीपर की दुकान में इतना सामान, माल या अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको पॉलिसी तो चाहिए। हर शॉपकीपर की रोजी रोटी उसकी दुकान पे डिपेंड करती है, सारा टाइम वो उसमें देता है, एंड ही इज एबल टू अफोर्ड योर प्रीमियम। वो आपसे पॉलिसी खरीदने की पोजीशन में है, उसको पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसे एबीसीडी नहीं पता इंश्योरेंस की, बस ये है। तो जो लोग पॉलिसी ले रहे हैं, जो कंटिन्यूसली रिन्यू करते हैं, वो तो आप समझ गए। लेकिन अभी तो बहुत वाइड गैप है। आप किसी भी मार्केट में निकल के देखेंगे और बाई चांस आपको लगता है कि 50 शॉप इधर है, 50 शॉप इधर है, केवल एक ही स्ट्रीट में 100 दुकानें हैं, आप उनसे पता करेंगे तो 100 में से 10 के पास भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी। इसकी अवेयरनेस कब आती है?
जब बाई चांस किसी एक दुकान में आग लग गई या कोई एक दुकान में हड़ताल या दंगे में नुकसान हो गया, चोरी चकारी में ताले तोड़ करके माल ले गए, तब लोगों को समझ में आता है कि इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। तब उस मार्केट में धड़ाधड़ पहुंचने लगती है। तो ये चीज़ वर्बली भी बताई जा सकती है। वैसे तो वारदात तो होती ही रहती हैं, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती ही रहती हैं, लोग पढ़ते भी रहते हैं। तो जब उनको ये कन्विंस किया जाए, ये समझाया जाए, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सेल दिस पॉलिसी, एंड दिस पॉलिसी इज गुड टू सेल बिकॉज दिस विल गिव यू द प्रीमियम ऑफ ऑल 40 सेक्शंस और द सेक्शन सेलेक्टेड बाय द कस्टमर। आप जितने ज़्यादा सेक्शन एक ही पॉलिसी में देंगे उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम होगा। सेक्शन रखे ही इस हिसाब से गए हैं कि दुकानदार को सारे के सारे सेक्शन रिलेटेड है, उससे रिलेटेड हैं, वो ऑप्ट करेगा, चॉइस उसकी। यह श्री शॉपकीपर इंश्योरेंस। अब आपका खुशी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन ऑफ एनी। आप अपना मेल आईडी देखें, टेस्ट पेपर आया है क्या? अगर आपको रिसीव हुआ है तो एनीबॉडी कैन कंफर्म। आ गया? रिसीव। Please continue. Simple 10 questions are there. You have to attend all of them. जी। वैसे इसमें तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल रिस्क सेक्शन है, उसमें कवर हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा। नहीं, वो डिपेंड करेगा। डिपेंड इसलिए करेगा कि जो मदरबोर्ड डैमेज हुआ किस रीज़न से हुआ है, क्या उसका रीज़न है, तो वो सर्वेयर उसको रीज़न असेस करेगा, वेदर दैट रीज़न इज कवर्ड और नॉट, दैट्स ऑल। बाकी कोई दिक्कत नहीं। Everybody has to attend the test paper.